हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जो जंग गाजा से शुरू होकर के लेबनान तक पहुंची, उसके बाद जो कुछ सीरिया में हुआ आपके सामने है। और सीरिया में कब्जे के फौरन बाद, हैयत तहरीर अल शाम के कब्जे के बाद, जिस तेजी से इजराइल ने सीरिया की फौजी ताकत को खत्म किया और एक अच्छे खासे बड़े इलाके को 370 किलोमीटर, खुद इजरायली मीडिया में बताया जा रहा है 370 किलोमीटर नया एरिया उसने अपने कब्जे में ले लिया। क्या ये खुशी की बात हो सकती है? क्या सीरिया कई टुकड़ों में बंट जाएगा, कई मुल्क बन जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि अमेरिका के नुमाइंदे दमिश्क में आते हैं, मिलते हैं अबू मोहम्मद अल जौलानी से, जिनका नया नाम अहमद अल शरआ बताया जा रहा है। उनसे मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब यहाँ सीरिया में आने वाले टाइम में ईरान का कोई रोल नहीं है, और जो $1 करोड़ का ऐलान था उसके सर पर, एक टेररिस्ट पर, वो उन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया। अब वो दोस्त बन गया। क्या ये पहले से ही दोस्त था? क्या पहले से ही उन्हीं के साथ काम करता था? ये बड़े सवालात हैं और इस किस्म के बहुत से सबूत भी आ रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत सी चीजें साफ होंगी। इन ताजा वाकयात पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं, जो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सीरिया भी कई बार आप गए हैं, और कुर्दों का एक इशू है, उसके अलावा तुर्की ने कुछ जमीन पे कब्जा किया हुआ है, इजराइल ने अपना कब्जा बढ़ाया हुआ है। तो एक अजीब सी हालत नजर आती है। अगर नक्शे को देखा जाए तो 4 टुकड़े में ऑलरेडी वो बट चुका है। शेख मंजूर साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो नए हालात बने, जंग पहुंचते पहुंचते सीरिया पहुंच गई और एक हुकूमत को अचानक गिरा दिया गया, ये खुशी का मकाम है या अफसोस का? जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये एटलीस्ट इस्लामिक वर्ल्ड के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं थी उसका कोलैप्स होना, क्योंकि इसके बहुत सारे मुतरकात है। एक तो ये भी था, चाहे वो डिक्टेटर था चाहे उसके अथॉरिटेरियन रूल था, वो तो एक इशू अपनी जगह है, लेकिन इससे जो खासकर इस्लामिक वर्ल्ड को, इस्लामिक नेशंस को जो खतरा लग रहा है इजराइल से, वो बढ़ गया है। ये उस वक्त भी जब इसका फॉल ऑफ असद गवर्नमेंट हुआ, उस वक्त भी इजराइल ने कहा है ये नई यानी डेवलपमेंट है, सारे मिडल ईस्ट विल चेंज द फेस ऑफ मिडल ईस्ट, उसने कहा है। अब इसका सबसे बड़ा जो फॉल आउट है वो जो है रिलेशन रीअलाइनमेंट हो रही है अब फोर्सेस की। ईरान जो पहले सीरिया के बहुत क्लोज था, अब डिस्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि जो नया जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो है सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर, उसने ऑलरेडी ईरान के खिलाफ बयान दिया है और ये कहा कि हमारे खिलाफ वो बयानबाजी न करे जिससे तफरका हो जाए। और नेचुरली ये जो नया ग्रुप है, नया सेप्ट है, इसकी जो बैकिंग करते हैं डिफरेंट फोर्सेस कर रहे हैं। उनमें टर्की है, इनमें यूनाइटेड स्टेट्स है और बहुत सारे जो है अरब कंट्रीज है जो उनका है। लेकिन साथ ही साथ हमें देखना जो है, जो लग रहा था अभी जो है फ्रेजाइल पीस है। आपने देखा कल ही हजारों के करीब जो है क्रिश्चियंस ने वहाँ पर, एक तो उनका क्रिसमस का टाइम था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया क्योंकि कुछ जो ग्रुप्स जो थे, मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे, उन्होंने उनका क्रिसमस ट्री जलाया। ये दिखाता है ऑल इज नॉट वेल ऑन द ग्राउंड। पर से तो सारा लग रहा है। अभी तो वो कहते हैं जुमा 8 ही दिन हुए हैं अभी। और कल जो उन्होंने किया है, एक और इसमें जो डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने जो सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको कहा कि आर्म्स आप डिफेंस फोर्स ज्वाइन कीजिए। लेकिन इसमें कुर्द जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनको उनसे अलहदा रखा गया है, जिससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी आइंदा। अभी तो इमीडिएटली तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आइंदा ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स शुरू कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, ऑलरेडी अमेरिका भी आए दिन जो है कहता है कि मैंने ISIS या अलकायदा के ठिकानों को निशाना बनाया।
दूसरी तरफ टर्की भी यही कर रहा है कुर्द एरिया में, तीसरी तरफ इजराइल जो है खामोशी से एक ने बफर जोन के अलावा उसने कुछ इलाकों पर भी कब्जा किया और उसको वो अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं जहां से डिस्प्लेसमेंट होगी। ये बड़ी नई चीजें हो रही है। अभी इसको 1-2 महीने लग जाएंगे समझने में कि हालात किस करवट आ जाए, कौन सी करवट लेगी वहां पर। ये भी है कि एक जो है कुछ इलाके वो कहते हैं सेपरेट हिस्सा बन रहा है। कुर्दों का क्या है, कुर्दों का मसला सिर्फ टर्की और सीरिया नहीं है, उसमें इराक भी इन्वॉल्व है, उसमें ईरान भी इन्वॉल्व है। इसका क्या हो जाएगा? और ये यकीनन कहीं ना कहीं टर्की और यूएस के दरमियान कुर्द मसले पर कहीं ना कहीं टकराव होगी। हालांकि अगर आपने देखा ट्रंप ने अर्दगान को कहा ये बड़ा स्मार्ट साबित हुआ, यही वर्ड्स इस्तेमाल किए कि किस तरीके से उसने वहां पर सीरिया में तख्ता उलट लिया और ये कहा ये हमारा बहुत अच्छा स्मार्ट एलाय है। ये उसके वर्ड्स है। इससे ये साफ साबित होता है कहीं ना कहीं ये जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें टर्की अमेरिका या दूसरे मुल्कों के साथ भी क्लैंडस्टाइनली काम कर रहा था, जो अब आश्कार हो गया है। इसके बारे में लोगों ने ओपनली आ गया है, सामने आ गया। अब यहाँ भी क्लैश इंटरेस्ट हो सकता है। दूसरी तरफ जो है जो इजराइल, अगर आप तो खुद गए हैं, सीरिया का जो पॉपुलेशन का सिस्टम है इसमें तकरीबन 10-12% क्रिश्चियंस है। ऐसी सुन्नी पॉपुलेशन भी है, अलवीज जो है वो भी है। कुछ इलाके जो हैं जहां पर कंसंट्रेशन है अलवीज की, उनको और फौज में उनकी अच्छी खासी तादाद भी थी। अगर वो डिसबैंड हो गई है, क्या वो एलिनेट टोटली हो सकते हैं? उनको किस तरीके से उनके साथ क्या, अभी तक तो कोई बड़ा मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन एकदम कोलैप्स होने के बाद कुछ उनके जो मसाइल पैदा हो जाएंगे, फाइनेंशियल मसाइल होंगे, दूसरे मसाइल होंगे, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, वो एक बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरी तरफ ये जो हमने हमेशा देखा, जब ये मिलिटेंट ग्रुप एक डिफेंस फोर्स में आते हैं, उनमें वो डिसिप्लिन नहीं रहता है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी इसमें रहती है, आइडियोलॉजी रहती है, और वो किसी भी वक्त बर्स्ट हो सकता है। अगर आपने देखना सूडान में ये हुआ जो है, एक तरफ मिलिट्री और दूसरी तरफ जो मलेशिया जो उनका था, जो एक मलेशिया ग्रुप था, उसको जब अलाइन करने की कोशिश की, कुछ साल तो वो एक साथ चले, लेकिन बाद में एक दूसरे से लड़ पड़े हैं और आजकल वहां पर सिविल वार चल रहा है। दोनों ग्रुप, कोई ग्रुप वहां पर कब्जा करता है एक इलाके के सूडान के, दूसरे दिन दूसरे करता है, और ये नहीं, और हर एक के अपने स्ट्रिंग्स कहीं और डिफरेंट जगहों पर है। कोई टर्की के साथ है, कोई शायद गल्फ कंट्रीज के साथ है, किसी को कुर्दों का है, किसी को यूएस का साथ है। इस मामले में एक यूनिफाइड कमांड बनाना और इसको एग्जीक्यूट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नई गवर्नमेंट के लिए, गोलानी की गवर्नमेंट के लिए। क्या वो इसमें, और वो अभी तक वो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे सका जो इजराइल ने वहां पर ऑक्यूपेशन की, न कहीं किसी के साथ बात की है कि किस तरीके से इसको वकेट किया जाएगा। अभी उनके मसाइल, अभी जो नया शुरू हुआ है क्रिश्चियंस का, वो इसके लिए नया दर्द सर हो गया। ये अभी तो छोटा मसला है, क्रिसमस के ट्री पर हो गया, कल ये एक बहुत एथनिक मसला भी हो सकता है, रिलीजियस मसला भी हो सकता है, जिस पर प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये जो सिचुएशन है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है वो, इसमें अभी कुछ एग्जैक्टली कहना कौन इमर्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा, अभी बड़े पावर्स को भी ये समझ नहीं आता है कि वो इस मसले को किस तरीके से हैंडल करेंगे। जैसे आपने कहा, इसी पर $10 मिलियन का जो है, उन्होंने 2 दिन पहले ये डिसाइड किया है, नहीं इसको ड्रॉप करेंगे जो रिवार्ड है, अब इसके साथ हम नेगोशिएट करेंगे। लेकिन जो आइडियोलॉजी है, क्या वो या एक को दूसरे के साथ
दूसरे की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना है, दो में से एक को, कहीं ना कहीं ये कन्फ्रंट्रेशन का पॉइंट बन सकता है। शेख साहब गोलानी के बारे में, गोलानी ने अब तक जो इजराइल के बारे में जो बयान दिए हैं वो 2-3 मरहलों में, सबसे शुरू में ये कहा कि हम इजराइल से नहीं लड़ सकते, सीरिया थक चुका है जंग से, यानी एक तरह से खुली इजाजत दे दी। दूसरी बार फिर जरा संभल के शायद कुछ कहा, ये लगा कि शायद पूरी तरह से इजराइल के फायदे की बात कह दी। अब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से वो हमले रुकवाओ। तो वो कौन से इंटरनेशनल कम्युनिटी के किसी अपील को वो सुनने वाला है, इजराइल या कुछ भी? तो वो उसने तो कब्जा कर लिया। यही मैं कहना चाहता हूं। अभी एक सेकंड शेख मंजूर साहब, अभी जब ये हेरमोन पहाड़ी पर गए नेतन्याहू, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक मूवमेंट है, मैं पहले आया था यहाँ पर और यहाँ से हम दमिश्क पर भी नजर रख सकते हैं और लेबनान पर भी नजर रख सकते हैं, और यहाँ अब हमारी फौजें तब तक रहेंगी जब तक कोई जिम्मेदार सरकार, अच्छी स्टेबल सरकार यहाँ नहीं आ जाती। इस किस्म की बातों से आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रेटर इजराइल का जो प्लान उनके जहन में वो उसी पर काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा दूसरा मसला जो मैं कहने वाला हूँ, एक तो जिस मलेशिया ने, तहरीर ने इस असद की रजीम जो है, जो पिछले 22-25 साल से है, और उससे पहले इसके फादर की जो रजीम थी तकरीबन 40-42 साल की हुकूमत रही, इसको डिसलॉज किया, पावर ही इस्तेमाल किया ना। वो क्यों कहता है कि उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्फ्रंट नहीं कर सकता है इसको? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक आर्मड फोर्सेस थे पूरा फुल फ्लेजेड, और सीरियन आर्मी भी बहुत, जो उस वक्त जो था उनके खिलाफ जो सैलाब था अरब स्प्रिंग के बाद, उसको वो विदस्टैंड कर सके। और अब तक जो वही सरवाइव करे, 12 साल सरवाइव करे, उसमें उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, जहां तक कि सारे जो इलाके उन्होंने खाए थे उसको रिकवर किया। अब वही आदमी, उसी का हेड आज कहता है मेरे पास वो ताकत नहीं है। क्या वो नहीं ये डिस्प्ले कर सकता है इजराइल के खिलाफ? पावर को वो नहीं कर सकता है। और अगर ये जो है प्रायोरिटीज हर एक जगह है, लेकिन मुल्क की सालमियत सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है हर एक गवर्नमेंट के लिए, हर एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए। उसको मुल्क की सालमियत को बचाना उसके लिए अहम फरीज़ा होता है। इसमें अगर वो कहता है, यही जो मिलिटेंट ग्रुप्स, जो कई ग्रुप्स थे, इनमें से एक को डिस्पैच करते, वहां पर उनको कहते, रेजिस्ट करते, नहीं हम नहीं करने देंगे ये, तो या तो आपको पीछे हटना पड़ेगा या हम लड़ेंगे। तो एक मैसेज क्लियर जाती है। अब एक बार किसी ने कब्जा किया, उससे हटाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से उसने जस्टिफिकेशन दी है कि मुझे जो सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से जो मुझे वहाँ पर नज़र गुजर रहेगी, सारे रूट्स जो है, लबनान के रूट पर भी, सीरिया के रूट पर भी उसकी पूरी नज़र गुजर रहेगी, वो कैसे इस इलाके को इजीली छोड़ेगा? अभी तो जो इतने यूएन के रेजोल्यूशंस है 67 के वेकेशन के लिए, ऑक्युपाइड टेरिटरी जेरूसलम, कोई इसको खातर में ही नहीं डालता। अब इसको कौन करेगा? और ये जो है इनडायरेक्टली किसी यूएस ने भी इसको नहीं कहा इसको वेकेट करने के लिए, उन्होंने नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये कहा ये टेम्परेरी है। लेकिन ये एक मसला है जो हुकूमत के लिए कल बन सकता है। दूसरी बात, कुछ भी कहिए, जो कुछ पुराना रहा है, लेकिन एक तरीके से वहाँ पर जो जिस तरीके से जो कम्युनिटीज के बारे में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ सिंगल कोई टारगेटेड कम्युनिटी एक ही थी, सबों को नुकसान हुआ था। इसमें अगर इस वक्त एक ये बन गया, एक माइनर इशू बन गया, ये स्पार्क होती है, चिंगारी होती है, ये आग बनती है, आग के शोलों में अख्तियार कर रही है ये बैत में, ये एक प्रॉब्लम होगी उनके लिए। पहले इस गवर्नमेंट को विजन क्लियरली करना है, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। क्या वो एक यूनाइटेड सीरिया देखना चाहते हैं जिसमें
सुन्नी भी होगा, जिसमें शिया भी होगा, जिसमें अलवीज भी होगा, जिसमें क्रिश्चियंस भी होंगे, जिसमें आर्मीनियन क्रिश्चियंस भी हैं, ड्रूज भी होंगे, और इसके अलावा जो कुछ जो है ज्यूज भी कुछ इलाके में है वो भी होंगे। सबों को फिर साथ चलाना पड़ेगा। अच्छा, जौलानी की जो ऑर्गेनाइजेशन है हैयत तहरीर अल-शाम, पिछले तकरीबन 15 महीने से फिलिस्तीन जंग जारी है। गाजा में लाखों लोग कत्ल हुए और जख्मी हुए और पूरा गाजा तबाह हो गया। इनका कोई एक बयान भी इजराइल के खिलाफ नहीं आया, बयान भी नहीं आया, एक्शन तो बहुत दूर की बात। दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं, अभी कुछ खबरें ऐसी हैं कि रजब तैयब अर्दगान जल्दी दमिश्क का दौरा करने वाले हैं, ऐसे कुछ इशारे आ रहे हैं। तो रजब तैयब अर्दगान के मुल्क में, तुर्की में, बाकायदा बच्चों को प्राइमरी क्लासेस में नक्शा जो पढ़ाया जाता है उसमें इदलिब, एलेप्पो, इराक का मौसुल, बहुत बड़ा इलाका ये बताया जाता है कि ये हमारा है, हमें कभी भी हमें लेना है, ये वापस लेना है। यानी बच्चों के अंदर नेशनलिज्म के साथ साथ सीरिया और इराक से दुश्मनी भी पढ़ाई जाती है। तो वो तो अब बिल्कुल उनकी तो जिसे कहते हैं बल्ले बल्ले हो गई, वो तो उनकी मर्जी की अब सरकार होगी, वो कब्जा जितना चाहे कर ले। देखिए वो जो है ये वही है ना अर्दगान जिसके खिलाफ आज से 5-6 साल पहले फौजी बगावत हुई है, उसमें इसने जो है फतहुल्लाह गुलान जो है जो यूएस में थे उसी पर इल्ज़ाम लगाया और कहता है कि अमेरिका ने ही इसके खिलाफ इंस्टिगेट किया उसको ये टॉपल करने में, जिसमें बहुत सारे जनरलों को फिर फांसी भी चढ़ाया गया, उनके खिलाफ उनको मौत की सजाएं भी दी है, सैकड़ों की तादाद में आर्मी में जो है सैकिंग हुई है। ये वही मसला है ना, ये वही अर्दगान साहब है जिसको ये फेस किया गया। और ये भी है कि वो जो फेज है वो एक उस वक्त अगर फेलियर उनका हुआ है, ये नहीं है कि उन्होंने उसको डिसलॉज करने की जो एक मिशन है उसको गिव अप किया, तो कहीं ना कहीं उनको वो भी खटकता है, क्योंकि जो इसकी जो आइडियोलॉजी है वो अमेरिका को सूट नहीं करती है। और जो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड का, जो करना चाहता है एज ए लीडर, जैसे उस्मानिया के दौर में जो करना चाहता है, वो कभी नहीं ये चाहेंगे। उनके लिए उससे बेहतर रहे सऊदी अरबिया, जो यानी वो जो प्रोजेक्शन होता है अर्तगल गाजी से लेकर के और बाद तक, आपको ये नहीं लगता कि उस प्रोजेक्शन में, मीडिया प्रोजेक्शन में, खुद वेस्टर्न मीडिया उसकी मदद करता है रजब तैयब अर्दगान की? देखिए इनके मदद जो होती है उनके लिमिटेड इंटरेस्ट के लिए होता है, जब तक वो उनके इंटरेस्ट से सर्व करता है वो उनके साथ है। फिर तो वो साजिश भी नहीं करते उसको निकालने के लिए, जो है इसने ओपनली कहा, इसी ने कहा कि मुझे निकालने के लिए अमेरिका सरगर्म है। लेकिन अमेरिका को ऐसा एक मुल्क चाहिए भी जो खासकर जिसकी एक जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यूरोप का हिस्सा है, और प्लस इसके कांटेक्ट से एक तरफ जो है रशिया के साथ भी रखता है, इस्लामिक वर्ल्ड के में भी कुछ कंट्रीज में इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा है आफ्टर सऊदी अरब या ईरान को छोड़ने के इसके बाद फिर ये एक चला रहा है वो। दूसरी बात आप देखिए इसको एज ये उसको ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है इतने। अब जो नया ये कहता है कि मौसूल का इलाका जो है इराक का जो कुर्द इलाका है बेसिकली, उस पर भी तनाज़ा शुरू किया है, अब सीरिया के साथ किया है, तो फिर ये भी एक इन कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। ये खुद इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कितने फ्रंट्स पर। आप देखिए अगर अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए टर्की में, इसकी जो है इसकी पार्टी को वहां पर ज्यादा यानी कि बहुत सारे सीटें वो हार गए, वो एक इंडिकेशन थी। और कुछ लोग कहते थे ये अपने आप को लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो ऐसा सिस्टम नहीं है, शायद वो करने में ऐसा मिशन इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुआ है। लेकिन हकीकत है कहीं ना कहीं ये भी एक उसके एम्बिशंस बढ़ गए हैं। He wants to project himself as a leader of Muslim world.
या जो रीजनल पावर के पूरी मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाना चाहते हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा और समझना चाहता हूं, क्या अब आपको लगता है कि कुर्दिस्तान, अलग से कुर्दिस्तान बनाना अब और आसान हो गया है? हमने देखा सद्दाम हुसैन की हुकूमत के गिरने के बाद इराकी कुर्दिस्तान के लोग ज्यादा एम्बोल्डन हुए, ज्यादा मजबूत हुए, और वो जो 10-12 साल का जो पाबंदी वाला दौर था, हमें आपको याद है 2003 से पहले वाला, उसमें अमेरिका ने, इजराइल ने उनको काफी मजबूत कर दिया था अलग मुल्क की तैयारी के लिए। तो क्या अब सीरिया में इस तब्दीली के साथ क्या कुर्दिस्तान अलग बनने के लिए आसान हो गया? क्या उस तरफ जाएगा ये? मुझे नहीं लगता है। इसमें जो प्रॉब्लम्स है, इसमें इवन लोकल कंट्रीज जो प्रॉब्लम्स है, देखिए, अगर सीरिया का एक हिस्सा है कुर्दिस्तान का, टर्की का, क्या टर्की अपने हिस्से को एब्डिकेट करेगा? क्या ईरान जो जिसके पास कुछ हिस्सा है कुर्दिस्तान का, वो एब्डिकेट करेगा? लेकिन एक चीज मैंने महसूस की, जब से इराकी कुर्दिस्तान रिलेटिवली जरा अपने आप को आजाद और मजबूत महसूस कर रहा है, तब के बाद में इलाके के और कुर्द भी रिलेटिवली ज्यादा एक्टिव हुए हैं। शायद वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाते हैं, शायद मॉरल सपोर्ट दे पाते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मिसाल के तौर पे ईरान और तुर्की को अभी होल्ड पे रखा जाए, इराक और सीरिया वाले कुर्दिस्तान को किसी तरह से कुछ बना दिया जाए, और उसी इलाके में अमरीकी फौजें भी मौजूद है, ये भी याद रखने की जरूरत है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहले अमेरिका को पहले टर्की के इंटरेस्ट को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि टर्की भी यही चाहता है। टर्की का भी यही है कि दोनों का है, कौन किसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर मुझे याद है जब हम जाते थे पहले, जो कुर्द एरियाज थे, बरजगान था शायद इनका एक, वो दो रहनुमा थे, बाद में बारजानी था। वो जो मसूल का एक एरिया बारजानी का है, जो अरबिल है, दूसरा सुलेमानी एक लीडर है, सुलेमानी वाला लीडर है। तो वो पहले से चल रहा था, वहां पर चल रही थी ये रजिस्टर। खासकर इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा इराक में ही थी सद्दाम हुसैन के जमाने में, लेकिन उसने वो वहां पर जो जिस तरीके से वहां उसने क्रैकडाउन किया, वो सबों को पता है। उसके बाद जब सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट का फॉल हुआ है, ये लोग तकरीबन अपने आप को लिबरेट समझने लगे। उनको उस वक्त अमेरिका ने भी बहुत मदद की, इनके जो मिशन में भी इनके लोग बहुत आने लगे हैं, और शायद वो प्राइम मिनिस्टर भी इस इलाके का बनाया गया ये। लेकिन अब इसमें क्लैश कहाँ पर है? देखिए, सीरिया का जो कुर्द एरिया है, इस पर टर्की की भी नजर है, और टर्की पहले से अगर देखे जाए 2011 में जो उन्होंने सीरिया में ये जो इनकलाब अरब स्प्रिंग की बात शुरू की, वो वहां से ही शुरू की, उसी इलाके से शुरू किया, और अभी तक 12 साल ये लिबरेटेड रहा, ये कंट्रोल में नहीं रहा, असद रजीम के कंट्रोल में भी नहीं रहा। और वक्तन फवक्तन आप देखते हैं कभी कभी टर्की भी वहां बॉम्बिंग करता है इन कुर्दिश पर। एक तो इंटरेस्ट दोनों के क्लैश कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है इट में फर्दर एग्रीवेट द सिचुएशन, रादर उसको यूनाइट करने में, एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान स्टेट बनाने में उसमें मदद नहीं करेगा, लेकिन इसमें फर्दर क्लैशेस होंगे, और हर एक हिस्सा अपने अपने के लिए दावेदार रहेगा और उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी सीरिया के मामले में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि बशर अल असद के खिलाफ तो अमेरिका, इजराइल, कई अरब मुल्क, तुर्की सब थे, लेकिन कुर्दिस्तान वाले मामले में ये कंसेंट सबका एक जैसा नहीं है, एक जैसी सोच नहीं है, इसलिए कुर्दिस्तान वाले मामले में एक तरह से टकराव की सूरत हाल है। देखिए, अच्छा, यही एक चीज हमने देखा ना। देखिए, कभी कभी क्या होता है, पहले एक लक्ष्य होता है उनको, इसके पीछे बहुत सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये लक्ष्य जो है, फिर जब दूसरे इश्यूज पर बात होती है, वहां क्लैश, इंटरेस्ट का क्लैश होता है। ये ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करता है बनिस्बत वो जो पहला वाला जो है, जो उस वक्त उनका सारे सबों को लगता है लेकिन फोकल पॉइंट है, इसको बशर अल असद को हटाना है, वो हटाया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? फिर तो बात आती है ना,
कौन किसको कंट्रोल रहेगा, सीरिया पर किसका कंट्रोल रहेगा, अमेरिका का रहेगा, टर्की का रहेगा, रशिया का रहेगा या अरब मुल्कों का रहेगा। अरब मुल्क भी ये नहीं चाहेंगे, खासकर जो गल्फ कंट्रीज की, टर्की को कंप्लीट अथॉरिटी वहां मिलेगी। वो इनका जो है वो समझे इनकर्जन उनके हाँ हो जाएगा। जो कंट्री 6+2 कंट्रीज जो थे गल्फ के 6 कंट्रीज और ये इसको जॉर्डन और इसको मिला के ये जो करते थे, जिन्होंने गल्फ वार में हिस्सा लिया, ये थे उनके साथ, ये उनको अपना एलाई मानते थे, क्लोज एलाई थे। हालांकि आइडियोलॉजिकली दे नेवर सपोर्टेड हाफिजुल असद ना बशर अल असद को, लेकिन 90 के वार में उन्होंने पूरी मदद की इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें 3 दावेदार है, एक तरफ है गल्फ कंट्रीज और जो इर्द गिर्द के अरब कंट्रीज है, टर्की है और फिर यूएस एंड दूसरे पावर्स है। अच्छा, नेचुरली एक ग्रुप जो पहले से ही यूएस और इसके अलाइज के बड़े क्लोज रहे हैं, उनका एक रहा, उनको सप्लाई मिल रही थी आर्म्स एम्यूनिशन की, फंड्स को मिल रही थी, हर तरह की मिलेगी। ये तो इसके बाद आप दूसरा राउंड कुछ और देखोगे आप। उस राउंड के लिए भी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि इस राउंड में क्या नवीयत रहेगी, उस राउंड की क्या सूरज हाल वो इख्तियार करेगा। इट मे बी वर्स देन दिस वन। हाँ, अब से ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं, ये बात बहुत अहम है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये है कि ये तकरीबन 14 महीने की जंग, जिसमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस काफी मजबूत नजर आ रहा था। हिजबुल्लाह ने बाकायदा बॉर्डर का पर एक जंग छेड़ी हुई थी, इजराइल के खिलाफ मुसलसल चल रहा था। उधर इराक की तरफ से हशद शाबी, उधर हूथी अंसारुल्लाह, ईरान ने भी 2 बार हमले किए इजराइल पर। तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल जय जयकार हो रही है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की। अब आपको क्या लगता है फिलिस्तीन कॉज का क्या होगा? देखिए, एक चीज तो ये है कि ये हमें एडमिट करना पड़ेगा, जो पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, इससे जो रेजिस्टेंस का जो ग्रुप्स थे उनको नुकसान बहुत पहुंचा है और बहुत हैवी नुकसान हुआ। एक तो पता नहीं कैसे वो लीक हुआ है, खासकर हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे वो हो गए, कैसे बस्ट हो गई है और किस तरीके से उससे जो नुकसान, बहुत मैसिव नुकसान। इसी तरीके से हमस के शायद वो भी इसी के जद में आ गए, वो भी इसके 2 लीडर्स जो थे चीफ, उनको मारा गया, यके बाद दिगरे हुआ। हालांकि ये लग रहा है कि शायद किसी किस्म की जो है जंग बंदी वहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि उसमें अब वो भी चाहते हैं किसी तरीके से जंग बंद होना चाहिए, जो एक कंडीशन है जिसके लिए शायद जो बातचीत चल रही थी उसमें हमस के रहनुमाओं ने भी अब इन्हें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। शायद लगता है क्योंकि अब वो भी चाहते हैं कि, लेकिन ये जो पहले बिगिनिंग के 4-5 महीनों के अंदर लग रहा था कि पैलेस्टाइन स्टेट का मसला रिवाइव हो रहा है, मुझे लगता है ये खटाई में पड़ गया है। इसमें जो डोमिनेट करने लगे जो दूसरे इशू, जो लेबनान का इशू है, जो सीरिया का इशू है, या दूसरे जो इसमें उथल पथल होने वाली है आइंदा कुछ में, उसमें फिर ये और फिर उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एज्यूम पावर करना, वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होगा, जिससे मुझे नहीं लगता और वो कोई किसी हद तक जो ड्रीम स्टेट का जो है विजन, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा, इसका मुझे नहीं लगता है। और किस सूरत में क्या होगी जब पीस डेज में एक फ्रैक्चर्ड पैलेस्टाइन स्टेट का एक खाका हमारे पास दिया, अब जो ये बुरी तरह ब्रूस्ड है, जख्मी है, इसका क्या हुलिया होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। अनलेस अभी भी है, अनलेस इस्लामिक कंट्रीज असर्ट करे किसी हद तक, जो वो करने को तैयार ही नहीं। वो तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल करने को तैयार ना, उनमें वो क्षमता है ना, वो करेज है, विल है, विजन है। बल्कि वो इजराइल की मदद कर रहे हैं। जिन लोगों से हम उम्मीद की बात करते हैं वो तो खुद मदद कर रहे हैं।
इजराइल को माल सामान पहुंचाने के लिए यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, तुर्की, ये सब लोग इस जंग के दौरान उसको सब कुछ मुहैया करते रहे, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर क्या, फिर तो अल्लाह मियां ही हाफिज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ईरान के पास क्या ऑप्शन है? अब ईरान खुद अपने, बहरहाल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो उसके सामने हैं ही, एक लंबे अरसे से पाबंदियां भी हैं, वो उसने अपनी फौजी सलाहियत बनाई, लेकिन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अगर कमजोर होगा तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस महदूद हो जाएंगे। इन द बिगिनिंग मैंने यही कहा है कि इस वक्त जो है, जो कोशिश की जा रही है कि ईरान को आइसोलेट किया जाएगा, तो वो किसी हद तक वो कामयाब हुए हैं। एक तरफ बशर अल असद की हुकूमत को टॉपल करने में, दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप और इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने में, तीसरी तरफ जो है। लेकिन मुझे लगता है ईरानियन लीडरशिप की ये जो है, दे आर बाइंग टाइम। वो भी देखना चाहते हैं कि अगले 2-3 महीनों के अंदर हालात कौन सा रुख लेगी, उसके बाद ही वो अपनी एक स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ वो अपना इम्पैक्ट डाल सकता है। इवन ये नहीं है कि सारा जो सीरिया है वो एक हाथ में अब आया है, ऐसी बात भी नहीं है। ये हमें तब पता चलेगा जब 1-1.5 महीने के बाद इसमें न डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट रीजन से आवाजें शुरू आने लगेगी। और उस वक्त, और दूसरी बात इसमें सबसे ज्यादा ये जो है ना, जब बहुत सारे पावर्स एक ही जगह पर इंटरवीन करते हैं तो हर एक के इंटरेस्ट जो है डेवलप होते हैं, इनमें क्लैश हो जाएगा। ये इस क्लैश की वजह से जो एनविजेज हम करते हैं कि शायद एक तरफ टर्की है, दूसरी तरफ अरब कंट्रीज है, तीसरी तरफ ईरान है, चौथी तरफ वेस्टर्न पावर से, कौन इसमें क्या कहाँ इमर्ज हो जाएगा, इट इज टू बी सीन। अभी इसके बारे में कुछ नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन ये कहना किसी की इसमें जीत है, मुझे नहीं लगता। हार सबों की है, किसी का एविडेंट लगता है, किसी का बैर में लगेगा, ये पता है। सिचुएशन अभी जो है, सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल और ये नहीं कि डिलिकेट है, इसके बारे में कुछ कहना इस वक्त कबल वक्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये सीरिया में जीता कोई नहीं है, हारे सब है, और कुछ लोगों को अभी महसूस नहीं हो रहा, कुछ लोगों को शायद कुछ देर बाद में। हाँ, सिर्फ में एक चीज इसमें, एक ही इस वक्त जीता है एज ऑफ नाउ, वो इजराइल है। इजराइल जीता है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल वो उस नतीजे पर, चूंकि जिस तरह से वो कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह से एक मुल्क की सबसे नजदीक तरीन, जो उनका बदतरीन यानी दुश्मन था सीरिया, उसकी फौजी सलाहियत सारी खत्म कर दी 2 दिन के अंदर अंदर, तो वाकई इजराइल ने उसमें काफी कुछ गेन किया और दुश्मन को कमजोर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। वाकई कभी कभी जहन काम करना बंद कर देता है हालात को समझने में, और सीरिया अभी भी बहुत ही एक तरह से अखाड़ा बन गया है कई ताकतों का। आने वाला वक्त क्या होगा? अच्छा, इस दौरान ये भी हुआ है, गोलान में आज इंडियन ब्रिगेडर एक जो है वो मर गया है। अच्छा, अजीत शाह, हालांकि कहते हैं इसमें नॉर्मल उसकी डेथ हुई है। तो वो इसका जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है उसकी डेथ भी हुई है, आज ही हुई है उसकी डेथ। ये बहरहाल एक अफसोस की खबर है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, कि हमारा एक फौजी अफसर वहां पर जो यूनाइटेड कर रहा था, वहां पर जो यूनाइटेड नेशन की फोर्स में था, वो वहां पर मारा गया। ब्रिगेडियर झा, जी जी जी। बहरहाल ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ का कोई फौजी सिपाही वहां मारा जाए, और यूनाइटेड नेशन की ड्यूटी पर था। ये बहरहाल बहुत ही अहम बात है, और जंग को रोकने वाले लोगों में से था। इससे पहले भी आपको शायद पता होगा, एक कर्नल जो है, इंडियन कर्नल काले जो था, उसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में मारा 5-6 महीने पहले। उसको उसकी खबर ज्यादा नहीं आई। लेकिन आज ये भी पता चला, वो उसके बारे में भी ज्यादा चर्चे होने लगे हैं कि इतनी देर उसको नहीं कहा गया। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सीरिया अपने आप में एक ऐसा इशू है जिसे बड़ा अजीब ये हो रहा है कि तबाही को सेलिब्रेट कराया गया है।
इस तबाही को सेलिब्रेशन के बाद आने वाला वक्त क्या होगा, टुकड़े टुकड़े होंगे, कौन किस तरफ कितना खींच के अपने साथ ले जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।